दो ऐसे कानून या कह लीजिए उनमें से एक कानून बन चुका है और एक अभी बिल की शक्ल में लोकसभा के पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने उसका ड्राफ्ट जो है उसके ऊपर एक रिपोर्ट भेजी है, एक ड्राफ्ट रिपोर्ट। तो मकसद क्या है सरकार का नए नए कानून लाने के पीछे, ये समझना होगा हम लोगों को। और आप लोगों को पिछले 8 साल में तो समझ आ ही गया होगा कि कानून किस तरह के बना रही है सरकार, लोगों के लिए, नागरिकों के लिए कितना अच्छा माहौल दे रही है सरकार, उद्योगपतियों को कैसा माहौल दे रही है, नौकरी करने वालों को और कोई बिजनेस करने वालों को या और कोई काम धंधा करने वालों को कैसा माहौल दे रही है, ये सब आपके सामने है। मुझे नहीं लगता इसके लिए आपको अलग से बताने की जरूरत है कि सरकारें क्या कर रही हैं। कानून किस तरह से खतरनाक होते हैं बने हुए, इसको समझने के लिए आपको दो तीन चीजों का पता होना चाहिए। आप देखिए, अभी जो थोड़े दिन पहले आपके ऊपर एक कानून थोपा गया था, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एनडीएमए, वो एनडीएमए जब कोर्ट में लोग गए तो उसको वापस ले लिया गया हालांकि, लेकिन सोचिए वो कानून 2005 में बना था और उस वक्त यूपीए की सरकार थी, एनडीए की सरकार नहीं थी। यानी कांग्रेस की सरकार ने कानून बनाया और उसका फायदा जो है वो बीजेपी ने उठाया। अब क्योंकि उस वक्त भी वो कानून उन्हीं लोगों ने बनवाया था जिनको, जो कांग्रेस को कंट्रोल करते हैं, और इन लोगों से ये वाला कानून भी वही लोग बनवा रहे हैं जो विदेश में बैठे हैं। वरना आप इस, जब दोनों कानूनों के बारे में जब मैं आपके सामने रखूंगा कि दोनों कौन से कानून हैं, आपको पता चलेगा कि जिस देश के अंदर लोगों के पास पेट भरने के लिए खाना नहीं है पूरा 2 वक्त का, गरीबी रेखा से, जहां करोड़ों लोग हैं गरीबी रेखा से नीचे जिस देश के अंदर, अब उस देश में इन लोगों के ये कानून क्या काम कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। और प्राथमिकताएं सरकारों की इन कानूनों पे है। तो शायद अंतरराष्ट्रीय ताकतों ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिया ही इसलिए था कि ये पूरी तरह से उनके गुलाम होकर के काम करने लग जाएं और लगे रहें और परमानेंट लगे रहें। तो परमानेंट सत्ता के लिए सरकारें अपना खेल खेलती हैं। इस वक्त जो कानून आपके ऊपर लगा हुआ है, जिसके तहत आपको खुली हवा में सांस लेने के 500 रुपए देने पड़ते हैं, वो कानून पेंडेमिक एक्ट, एपिडेमिक एक्ट 1897 वाला है जो इस टाइम पे आपके ऊपर लगा हुआ है इस देश के अंदर। तो यानी पेंडेमिक एक्ट भी इस टाइम चला हुआ है। तो आप ये समझ सकते हैं बड़े आसानी से कि आज जो कानून बन रहे हैं वो आने वाले वक्त में आपके बच्चों के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। आपको ध्यान हो, अगर जब कृषि कानूनों की बारी आई थी, 3 कृषि कानूनों के लिए जब किसान सरहद पर जाकर बैठ गए थे दिल्ली की, उस वक्त देश की सरकार ने और कृषि मंत्री ने यह कहा था कि हम इन कानूनों को 3 साल के लिए होल्ड पर रख लेते हैं, अगली सरकार आएगी तो देख लेंगे क्या करना है। आप समझिए इस चीज को कि जो आज हम जैसे लोग इन कानूनों की असलियत आपको बता रहे हैं, जब ये वाली पीढ़ी जा चुकी होगी, जब ये पीढ़ी मर चुकी होगी, तब अगली पीढ़ी आ रही होगी और उसको ये वाले कानून झेलने पड़ेंगे, जैसे कि 2005 वाला कानून हो या जो 1860 से चले आ रहे जो कानून है हमारे देश के अंदर। वो तो कोर्ट्स हैं, वो दुरुस्त नहीं करेंगे साहब, लेकिन ये कहते हैं कि हम एक नया तरीका ईजाद करेंगे और आपको जो है ये बताएंगे कि कानून जो है वो कौन से किस किस तरह से आपके ऊपर इंप्लीमेंट किए जाएं। कानूनों पर जिक्र करना इसलिए जरूरी है कि ये देश कानून से चलता है, कोई भी देश कानून से चलता है, नियम बनाए जाते हैं, समाज अपने लिए नियम बनाता है कि गलत हो तो किसी के साथ गलत हो जाए तो उसकी भरपाई या उसकी सजा किस तरह से दी जाए। तो ये कानूनों से ही पूरे तंत्र को चलाया जाता है। तो वो जो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं अब वो पूरी दुनिया के अंदर ऐसे कानून बनाने की तरफ चली हुई हैं और प्रेशर बना रही हैं कि जो उनको सत्ता दे और आम आदमी के पास, आम इंसान के पास अपने बचाव के लिए कुछ भी ना बचे। तो इसको समझने के लिए आपको एक बार समझना होगा कि पहले हम आपको बताते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 के बारे में। ये नया जो कानून है ये बताता है कि आप चाहें या ना चाहें आपको अपनी आइडेंटिफिकेशन देनी ही होगी सरकार को। हालांकि सरकार कहती है कि हम ना ये सब केवल उन लोगों के लिए ले रहे हैं जो लोग मतलब हमें लगता है कि अपराधी हैं। अभी इससे पहले एक कानून था हमारे पास, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920, जिसके अंदर केवल उन लोगों के फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट लिए जाते थे, केवल फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट लिए जाते थे जो या तो दोषी करार दिए जा चुके हैं और जिनको 1 साल से ज्यादा की सजा हुई है। उन्हीं से ये उन्हीं क्रिमिनल्स के, यानी कि वो क्रिमिनल्स थे, उनका डेटाबेस तैयार किया जाता था और सरकार के पास रहता था। लेकिन अब सरकार क्या कहती है इस नए कानून के तहत कि आपको केवल फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट नहीं देने हैं, आपको देने पड़ेंगे फिजिकल और बायोलॉजिकल सारे सैंपल्स, अपने अस्तित्व के सारे सैंपल्स जितने पॉसिबल हैं वो सब देने पड़ेंगे। उसमें हथेली के प्रिंट भी ऐड हो जाते हैं उस फिंगरप्रिंट और जो फुटप्रिंट के अंदर, फोटोग्राफ आपका, आइरिस, आपका रेटिना, आपके हैंडराइटिंग, आपके सिग्नेचर, और बायोलॉजिकल सैंपल्स में आ जाता है आपका ब्लड, आपका सीमन, आपका स्वैब, यानी आपका डीएनए भी वो लोग ले सकते हैं। और इसलिए नहीं कि दोषी या अपराधी का, भाई साहब गिरफ्तारी के वक्त, और अगर आपने मना किया तो आपके ऊपर एक और मुकदमा होगा और उसके बाद आपसे फोर्सफुली लिया जा सकता है। यानी 10 आदमी आपके ऊपर काबू पाएंगे और वो आपसे लेंगे ये सारे के सारे सैंपल्स। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये सैंपल्स देने में क्या दिक्कत है, ये तो यार सिर्फ उन लोगों के भी ले रहे हैं जो लोग केवल डिटेन कर लिए गए। जैसे कि आपने कुछ दिन पहले 3 जनवरी की रात को आपने पूरा का पूरा प्रकरण देखा होगा कि सरकार केवल
जायज सवाल पूछने पर भी सरकार के नुमाइंदे यानी पुलिस मुझे उठा करके ले गई थी और उसके बाद में फोर्सफुली वो मेरा टेस्ट कर रहे थे। उस पे तो पूरा मुकदमा हुआ, पूरी महाभारत हुई, तब जाकर के उन लोगों ने मुझे फोर्स नहीं किया, लेकिन वो बाकी सबके साथ तो कर ही रहे हैं। मतलब आप दूसरे स्टेट में जा रहे हो तो भी आप कसूरवार हो, आपसे स्वैब लिया ही जा रहा है ना, आपका सैंपल तो लिया ही जा रहा है, ब्लड टेस्ट भी आपके होने लग जाएंगे, तो डीएनए सैंपल आपका हर आदमी का इकट्ठा कर लेंगे ये। और ये वाला जितना भी डेटा होगा ये सारा का सारा एनसीआरबी, नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो के पास रहेगा, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास रहेगा, और जो होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। सरकार कहती है कि ये मदद करेगा हमको केसेस जल्दी सुलझाने में, लेकिन आप देखिएगा इसके खिलाफ हम लोग क्यों बोल रहे हैं, या इसके खिलाफत में या इसके अपोजिशन में हम लोग क्यों बोल रहे हैं। सबसे पहली बात, सेल्फ इंक्रिमिनेशन के लिए हम सरकार किसी को मजबूर नहीं कर सकती। ये आर्टिकल 21 का पैराग्राफ नंबर 3 है, सेक्शन 21 का सब सेक्शन 3 है, जो ये कहता है कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन के लिए आप किसी को मजबूर नहीं। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब होता है अपने ही खिलाफ सबूत और प्रमाण और वो क्या नाम सैंपल्स देने के लिए मजबूर करना। तो ये हमारे मौलिक अधिकार का हनन है। दूसरा, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये भी सेक्शन 21 है। तो ये हमारे संविधान के धारा 21 का उल्लंघन है, सीधा सीधा हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, और हम लोग इसको नहीं इजाजत देते। तो हम लोगों को इसके खिलाफ बोलना पड़ेगा, इसके खिलाफ लिखना पड़ेगा, चिट्ठियां लिखनी पड़ेंगी, ज्ञापन देने पड़ेंगे, आंदोलन करने पड़ेंगे, और हो सकता है गिरफ्तारियां भी देनी पड़े, क्योंकि ये दौर ऐसा है, आप तो बच जाएंगे, आप 5, 7, 10 साल निकाल देंगे, और इस मानसिकता के साथ आप नहीं रह सकते कि अगली पीढ़ियां चाहे जैसे मर्जी जिए, जैसे मर्जी मरे। ऐसा नहीं है। ये लोग किसके लिए यूज करने वाले हैं इसको समझ लीजिएगा। जो डेटाबेस है, जो आपका डीएनए जो प्रोफाइलिंग है, या जो वो आपकी आइरिस और आपका रेटिना और आपके हाथ की और ये जो उंगलियां ली थी, आपने एक वर्ड सुना होगा जो मैंने यहां नहीं लिखा, जिसका नाम है डिजिटल फुटप्रिंटिंग। डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है कि आपने इंटरनेट पर जो भी किया, मतलब आप कुछ भी करते हैं ना इंटरनेट पे, इंटरनेट का जो एनालिसिस है, एनालिटिकल जो प्रोसीजर है, वो उस पूरे के पूरे आपकी एक्टिविटी को दर्ज करता है, और बाकायदा एक पूरा एक एनालिसिस तैयार होता है आपका। यानी मान लीजिए आप अपने मोबाइल खोला, आपके मोबाइल में कितनी देर तक तो फिल्म चली, कितनी देर तक यूट्यूब चला, कितनी देर फेसबुक चला, गूगल कितनी देर चला, आपने फोटोग्राफ कितने देखे, वीडियो कितनी बनाई, ये सब कुछ जो है उसके अंदर रिकॉर्ड होता है। आपने किस तरह की वीडियोस को देखा, कैसी कैसी वीडियोस को शेयर किया, कैसी कैसी एक्टिविटीज को पसंद किया, कहां आपने साइन लगाया, लव का साइन दिया, कहां आपने गुस्से का साइन दिया, कहां आपने इमोशनल साइन दिया, ये सारे के सारे साइंस जो है वो चेक होते हैं, और उससे आपका एक प्रोफाइल तैयार होता है कि आप कैसे आदमी हो, आप सरकार के खिलाफ हो, आप सरकार के फेवर में हो। अब मान लीजिए कोई एक्टिविस्ट है, कोई अपोजिशन लीडर है, अपोजिशन का कोई कार्यकर्ता है, कोई जर्नलिस्ट है, कोई पार्टी वर्कर है, एम्प्लॉय है, कोई कंपनी है, कोई ग्रुप है, कोई भी है, उस हर आदमी की हर एक्टिविटी को चेक किया जा रहा है। अब मान लीजिए उनको हमारे ऊपर सर्वेलेंस रखनी है, जो ये हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरास आपके शहरों में लग रहे हैं, ये आपकी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, चेक करने के लिए है बेसिकली। तो आपकी गाड़ी का जो नंबर प्लेट, नई यूनिफॉर्म नंबर प्लेट चालू की थी, ये भी उसी का हिस्सा है। तो वो एक प्रोफाइलिंग बन गई, सरकार ने बता दिया अपने नजदीक के एसपी को, अपने एसपी को बोल दिया सीएम साहब ने कि भाई मुझे जो है देवेंद्र बल्हारा की रिपोर्ट चाहिए, पूरी जासूसी रिपोर्ट, एक एक चीज। तो उनको कुछ नहीं करना है, मेरा डिजिटल फुटप्रिंट देख करके ये देखना है कि ये किस टाइप का आदमी है। उसके बाद इनको मेरी एक्टिविटीज के बेसिस पर मुझे एक बार पकड़ना है, पकड़ने के बाद मेरी सारी डिटेल्स ले लेंगे, और उसके बाद मैं जहां जहां मूव करूंगा, जो भी काम करूंगा, वो सरकार के निगरानी में होगा, और सरकार उसके ऊपर जितना मर्जी जैसा मर्जी सर्वेलेंस रख सकती है। आपका कोई पॉलिटिकल लीडर है, वो अगर दूसरी पार्टी ज्वाइन करना चाहता है, और वो दूसरी पार्टी की एक्टिविटीज को मोबाइल पे देख रहा है, और इवन वो प्लान भी कर रहा है मैसेज पे किसी को, और वो फोन पे भी बात कर रहा है कि मैं आ रहा हूँ या मिलने भी गया था, यानी इस वक्त जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो अपने आप से ये चेक करके बता देती है कि इस कमरे के अंदर अभी कितने लोग मौजूद हैं। तो आप समझ सकते हैं इससे कितना खतरनाक है। जो दूसरा कानून इसी के साथ में अटैच करके, क्योंकि ऊपर बायोलॉजिकल सैंपल्स ले लिए, अब उन बायोलॉजिकल सैंपल्स का इन्होंने करना क्या है, कि ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो उसके लिए इन्होंने लेकर के आए द डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल 2019। इसका दूसरा नाम ह्यूमन डीएनए प्रोफाइलिंग बिल भी बोलते हैं। ये आया था 2017 में, फिर ये किसी कारणवश वो पेश नहीं कर पाए। अब इन्होंने 2019 में दोबारा से पेश किया। पेश करने के बाद पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया। जब लोकसभा में पेश किया तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया, और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमीशन ने फिर अपनी एक कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट दी है कि एक तो सबसे पहली बात, सरकार क्या कहती है। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि सरकार क्या कहती है कि हम ये कानून क्यों लेकर के आई है। सरकार कहती है कि हम ये कानून लेकर के आई है कंट्रोल्ड यूज ऑफ डीएनए एंड फॉर एस्टैब्लिशिंग द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन। किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने के लिए लेकर के आए हैं, कंट्रोल्ड यूज डीएनए का करना है हमने। दूसरा है टू आइडेंटिफाई एनी मिसिंग पर्सन, विक्टिम, अननोन डिजीज पर्सन। कोई आदमी आपको डेड बॉडी मिली है तो आपको वो ढूंढना है कि ये कहां से आया, उसका डीएनए इस्तेमाल करके उस डेटा बैंक से निकालो, पता चल जाएगा कि ये कौन है पर्सन। लेकिन जो सबसे मेन चीज है जो यहां पर समझने की है कि सरकार क्यों आपके लिए लेकर के आई है, वो है ऑफेंडर्स। आप कोई भी काम कर रहे हो, उन ऑफेंडर्स की आइडेंटिफाई करने के लिए, समझ रहे, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, अंडर ट्रायल्स जितने भी लोग हैं, यानी कि मान लीजिए वो
उन्होंने वो डेटा ले लिया, उसके बाद हम लोगों की प्रोफाइलिंग तैयार करने के लिए ये सारा का सारा खेल है। हम लोग मतलब हमारे जैसे लोग जो सरकार की बातों में कमियां निकाल करके बताते हैं। और जो अगली रिपोर्ट के अंदर जो पार्लियामेंट्री स्टैंड जो पीएससी की जो स्टैंडिंग कमेटी थी, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, उसकी जो रिपोर्ट है, उसका जो ड्राफ्ट है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि सरकार जो है वो ये बताने में मतलब नाकाम रही कि आप इस डेटाबेस की सुरक्षा कैसे करोगे। सरकार कहती है कि हम नेशनल और रीजनल डेटा बैंक्स बनाएंगे हैं, और एक डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड भी बनाएंगे। साथ में जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है वो कहती है कि आप लोग तो इसको मिसयूज कर सकते हो कास्ट और मतलब जाति और धर्म के नाम पर डीएनए की एस्टेब्लिशमेंट के लिए, और आदमी की प्राइवेसी एकदम से पूरी तरह से खत्म हो जाएगी कि आदमी के बारे में सब कुछ आपको मालूम है, इसकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो उसकी इंसान होने का, उसके अस्तित्व की पूरी जानकारी आपके पास रहेगी। तो कुड कॉम्प्रोमाइज विद द प्राइवेसी ऑफ द पीपल। एंड साथ में पीएससी ने यह कहा कि इस बिल में यह बताने में नाकाम रही सरकार कि भाई जो प्राइवेसी का जो डेटा बैंक्स में जो डेटा पड़ा हुआ है उसकी सुरक्षा कैसे करेगी। आपके पास साइबर टीम नहीं है, आपके पास कोई ऐसी टीम नहीं है, जो आपके पास न्याय तंत्र भी नहीं है, यानी अगर हैक हो जाता है आपका सिस्टम, या फिर आपके पास तो सर्वर भी नहीं है, इंडिया के पास तो अपने सर्वर भी नहीं है, तो सारा का सारा डेटा मतलब आप लोग अमेरिका की ऑपरेटिंग सिस्टम अपना नहीं है, मतलब आप सारा डेटा उन्हीं को देना चाहते हो, बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो विदेशों में बैठे हुए हैं। ये सवाल है। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है कि सरकारें ठीक कर रही हैं कि गलत कर रही हैं? आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, और उठना भी पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा। और इन जो जितने कानून 8 साल में बने हैं, इन सारे कानूनों की एक लिस्ट तैयार करके आपको इनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। लेबर के कानून है, उनके अंदर भी बहुत बड़ा झोल है, उस पे भी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे। एक चीज आपको समझनी होगी कि इस जनता सरकार मोर्चा का कॉन्सेप्ट है कि जनता मालिक है, जनता के दिए हुए पैसे से वो लोग ऐश करते हैं, चाहे अधिकारी हो, चाहे नौकरशाह हो, चाहे आपके आसपास काम करने वाला कोई कर्मचारी हो, चाहे आपका एमएलए हो, एमपी हो, सीएम हो, पीएम हो, कोई भी हो, वो नौकरी लेता है हमारे पैसे से, हमारे टैक्स के पैसे से, जनता के पैसे से, और उनको निर्णय लेने की ताकत भी हमने ही दी है। हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया अपने एमएलए और एमपी को, वो सदन में जाकर के हमारे लिए उन ब्यूरोक्रेट्स को आदेश देता है कि इन लोगों के लिए ये करना है। असल में ये तरीका है, लेकिन जो वो कर रहे हैं वो हमारे ऊपर राज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे लिए पॉलिसीज बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इस बात के ऊपर आपको कंट्रोल करना होगा, इस बात के ऊपर आपको बोलना होगा, खड़े होना होगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस रेवोल्यूशन का, जो आने वाले वक्त में अगर आपकी मदद से ये हो पाया तो एक एक आदमी को कम से कम बताइए। सब्सक्राइबर वो सब्सक्राइबर जो है वो हो जाएंगे जब, क्योंकि आपको ना कहना पड़ेगा। एल्गोरिदम में यूट्यूब नहीं कर रहा, मतलब हमारी हेल्प नहीं कर रहा कि लोगों तक पहुंचे। यूट्यूब ने हमको रिस्ट्रिक्शन डाला हुआ है, तो आपको बंदों से बात करके वीडियो डालनी पड़ेगी। मतलब कई लोग ऐसे होते हैं, वीडियो की लिंक उठाते हैं और भेज देते हैं सिंपली, तो आपको वो लिंक साथ में बात भी कर लो उससे कि भाई मैंने एक वीडियो भेजी है, उसको कम से कम टाइम निकाल के देखना। और इन सब कानूनों के बारे में जानकारी और लोगों को भेजिए, आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए या जहां भी आपको लगता है, और सभी दोस्तों तक इसको पहुंचाइए। तो उम्मीद है कि आप हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाने में भी मदद करेंगे, आप ये कानूनों की जानकारी भी लोगों तक देंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोग जनता सरकार मोर्चा से जुड़ेंगे। 9518170000 पे मैसेज करके आप अपनी बात यहाँ पर रख सकते हैं। अगली वीडियो में जल्दी ही आपके सामने होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। शब्बा खैर, नमस्ते।